टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे लाइक 5 हेड होते हैं, ठीक है। 5 हेड में हमारा लाइक सैलरी हो गया, सेकंड हमारा हाउस प्रॉपर्टी है। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है बेटा, उसको हमने किस तरीके से उसके ऊपर हमने टैक्स चार्ज करना है, इसके लिए पहले आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी है, सॉरी टैक्स लिख दिया, दिस इज प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में जो रेंटेड इनकम होती है, ठीक है, रेंटेड इनकम जो होती है उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाता है। लेकिन बात ये है कि ये जो रेंटेड इनकम होती है इसका रेजिडेंशियल पर्पस होना चाहिए, ठीक है। रेंटेड इनकम का रेजिडेंशियल पर्पस होना चाहिए, तो हमारी हाउस प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर घर खाली है तो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट। सपोज अगर घर खाली है तो इसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट, इसको हम किराए पर ही मानते हैं। तो जब भी हमने टैक्स लगाना होता है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट जो होता है वो एनुअल वैल्यू निकालने से पहले ही माइनस कर दिया जाता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ अनरियलाइज्ड रेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब देखो, सपोज आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी थी, आपने उसको पूरे 1 साल के लिए किराए पर दे दिया, लेकिन हुआ क्या, आपको 2 महीने का रेंट जो वो रिसीव ही नहीं हुआ। तो ये जो 2 मंथ का रेंट आपको रिसीव ही नहीं हुआ, दिस इज अनरियलाइज्ड रेंट। इज इट क्लियर कि आपने 1 साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी है, लेकिन 2 महीने का किराया आपको रिसीव नहीं हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट कहते हैं। प्रॉपर्टी तो आपने पूरे साल के लिए दी, लेकिन किराया आपको पूरे साल के लिए नहीं मिल रहा है, किराया आपको 10 महीने के लिए मिल रहा है। तो ये 2 महीने का रेंट क्या होता है, अनरियलाइज्ड रेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या है हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने का। तो बेटा फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ आप वैसे करते जाइएगा। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू, और ये ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है इसमें से हम माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस। कुछ लोग इसको म्यूनिसिपल टैक्सेस भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको हाउस टैक्स भी कहा जाता है, बोथ आर सेम। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, म्यूनिसिपल टैक्स है या हाउस टैक्स है, दोनों सेम है। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, म्यूनिसिपल टैक्सेस तभी माइनस किए जाएंगे इफ पेड बाय द ओनर। यहां मैं लिख रही हूं, इफ पेड बाय ओनर तभी माइनस करेंगे। अब इसका मतलब समझे आप कि ओनर पे करेगा तभी टैक्सेस माइनस होंगे, ऐसा क्यों? देखो, एक पर्सन है, उसके पास एक घर है, ठीक है। अब उसने घर किराए पर दे दिया, किराए से उसको इनकम आ रही है हर महीने। अब ये जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है पे करने की, ओनर की है ना। लेकिन कई बार ओनर बड़े चालाक होते हैं, ओनर कहते हैं भाई हम क्यों पे करें, किराएदार को दे दिया, उसको कहेंगे आप म्यूनिसिपल टैक्स भी पे कर दो। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ये कहती हैं कि भाई अगर किराएदार ने टैक्स पे कर दिया है तो तुम्हारे हाउस की वैल्यू तो नहीं कम होनी चाहिए ना। तो हाउस की वैल्यू क्यों कम होगी, हाउस की वैल्यू तभी कम होगी, टैक्सेस की वैल्यू तभी कम होगी अगर आप ये टैक्सेस ओनर पे करेगा। बेटा अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिमाइंड करके भी देख सकते हैं, उसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जब हम ग्रोस एनुअल वैल्यू में म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो इसको हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू, एंड नेट एनुअल वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में NAV भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब हमने नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसमें माइनस किया जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन।
अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 24 दी जाती है। बाकी के सेक्शन चाहे याद मत रखना, लेकिन ये बात याद रख लेना कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 24 दी जाती है ना। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसको नेट एनुअल वैल्यू में माइनस क्यों किया जा रहा है, तो मैं आपको समझाती हूँ। होता क्या है कि कोई भी पर्सन जब अपना घर, उसकी घर की प्रॉपर्टी पे अगर टैक्स लग रहा है तो वो कहेगा ना, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को कहता है कि भाई मैंने 100 तरह के खर्चे किए हैं, मैंने घर की मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया है, मैंने और भी बहुत सारे खर्चे किए हैं, रिपेयर के लिए खर्चा किया है, ये सारे खर्चों की मुझे डिडक्शन दो, तब मैं टैक्स दूंगा। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वाले भी बहुत चालाक है, वो कहते हैं कि ठीक है, आपने अगर 10 तरीके की डिडक्शन की है तो हम आपको एक डिडक्शन दे देते हैं और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है बेटा, ये आपने कभी भूलना नहीं है। दिस इज 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद ये भी माइनस हो गया, नेट एनुअल वैल्यू में स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें एक और माइनस होता है और उसको हम कहते हैं माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। क्या कहते हैं इसको? इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। घबराइए मत, दिस इज लास्ट डिडक्शन बेसिकली। अब ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसको माइनस करने के बाद हमारी जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को शॉर्ट फॉर्म में आप HP भी बोल सकते हो। दिस इज नॉट हिमाचल प्रदेश, दिस इज हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली। ओके, तो ये है नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको कहा कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो इसके लिए हमको जब भी हमने बोरोड फंड्स को कैलकुलेट करना होता है तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। दूसरे पेज में ही करवा देती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक होता है 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, दूसरा होता है एक्चुअल ऑफ प्रीवियस ईयर। इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। अब ये 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखते हैं, डेट ऑफ बोरोइंग टिल 31 मार्च इमीडिएटली प्रिसीडिंग डेट ऑफ कंपटीशन। फिर से बता रही हूँ, यहाँ लिख भी रही हूँ, डेट ऑफ borrowings till 31st March immediately preceding date of completion। इसका मतलब क्या है कि आपका घर जब भी कंप्लीट हुआ, आपका घर जब भी कंप्लीट हुआ उसके इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है, जैसे मान लो अब हमें पता है कि 2020 लगा हुआ है, ठीक है। अब 2020 का हमारा जो मंथ लगा है दैट इज मई एंडिंग है मैक्सिमम। तो ये जो मई एंडिंग है, मतलब टुडे इज 29th ऑफ मई, तो 31st मार्च 2020 जो होगा वो इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर होगा,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो ईयर लगा है इसका इमीडिएटली प्रेसीडिंग ईयर कौन सा है, 31 मार्च। और मान लो कि मैंने घर बनाने के लिए लोन लिया था 2017 में, ठीक है, मैंने लिया था जैन 2017 में। तो जैन 2017 से 31 मार्च 2020 तक का जो पीरियड का इंटरेस्ट बनेगा वो किस में आ जाएगा, उसका 1/5 जो है इंटरेस्ट हमने यहाँ पर लेना है। क्लियर है? उसके बाद उसमें हम एक्चुअल ऑफ प्रीवियस ईयर जो है इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हुई हूँ कि इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कैसे हमने इंटरेस्ट लेना होता है। मान लो मैंने आपको ये समझाया कि मैंने 1 जनवरी 2017 को लोन लिया था, ठीक है, और लोन मैंने लिया था, मान लो लोन का अमाउंट था 20 लाख। तो अब हमारा 2020 लगा हुआ है ना, तो इसका जो इमीडिएटली प्रेसीडिंग ईयर था वो 31 मार्च 2020 का था। मान लो कि हम जो इंटरेस्ट देते हैं 1 साल का 2 लाख इंटरेस्ट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 2 लाख दे रहे हैं। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैन से लेकर के मार्च तक, जैन फेब मार्च, जैन से लेकर के 31 मार्च तक हमारे 3 महीने पूरे हो गए। यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 3 मंथ्स का लगेगा। फिर हमारे पास 2017 मार्च से 2018 मार्च तक पूरा 1 साल हो गया, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। फिर 2018 से लेकर के 2019 तक पूरा 1 साल हो गया, ये भी 1 ईयर का टैक्स लगेगा। फिर 2019 से लेकर के 2020 तक ये भी पूरा 1 साल हो गया, यहाँ पूरे साल का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट था, 1 साल का पूरा इंटरेस्ट कितना बताया मैंने आपको? 2 लाख बताया। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 3 महीने का कितना बनेगा? तो सीधी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास आ गया 1/2 है ना। तो दिस इज 50,000, लैक्स में था ना वो, तो ये हमारे पास 50,000 आ गया। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट बन गया 2 4 6,50,000 का इंटरेस्ट बन गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। इसका 1/5 कितना होगा? 6,50,000 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 1,30,000। और प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 2 लाख। तो दोनों मिलाकर के हमारे पास जो हमें डिडक्शन मिलेगी वो यहाँ पर कितनी मिलेगी? 3,30,000। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो ग्रोस एनुअल वैल्यू थी, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगी ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए इसको ग्रोस एनुअल वैल्यू भी कहते हैं, कभी कभी हम इसको एनुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, उसमें से हमको कोई एक वैल्यू जो होती है वो सिलेक्ट करनी होती है। और ये वैल्यूज़ क्या होती हैं? यहाँ पर देखो बेटा, एक होती है फेयर वैल्यू, ठीक है, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, एक होती है एनुअल वैल्यू। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। पहले आपको इन सब का मतलब भी पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू क्या होती है, मार्केट क्या होती है, स्टैंडर्ड क्या होती है, एनुअल। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी लोकेलिटी में आपका घर है तो इतना डिसाइडेड होता है कि लगभग इतना किराया होना चाहिए, मतलब दिस इज फेयर, कि इतना किराया होना चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फेयर वैल्यू कहेंगे। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट डिक्लेयर करता है कि यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? अब देखो, आपकी कुछ टैक्स अथॉरिटीज़ हैं जो उसको रेगुलेट करती हैं। तो यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी एरिया में अगर आपका घर है तो म्यूनिसिपैलिटी की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि आपका इतना किराया होना चाहिए, तो उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं। एंड व्हाट इज एनुअल वैल्यू? दिस इज डिसाइडेड बाय ओनर।
जो घर का, भाई बाकी वैल्यूज तो हैं लेकिन ओनर तो ओनर ही है ना। अब म्यूनिसिपैलिटी वाले बोलते हैं कि 12,000 रखो किराया, लेकिन ओनर बोलता है कि भाई मैं 15,000 रखूंगा। तो एनुअल वैल्यू क्या होती है, जिसको ओनर डिसाइड करता है। लेकिन इन सभी वैल्यूज का जो कॉन्सेप्ट चलता है वो कैसे चलता है बेटा, ये आप याद रख लेना। इसका फॉर्मूला होता है, जब भी हमने ग्रोस वैल्यू या एनुअल वैल्यू डिसाइड करनी है तो फॉर्मूला होता है हाई लो हाई, HLH। अब ये हाई लो हाई क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हम हाई वाली वैल्यू लेते हैं। जब हाई वैल्यू एक बार डिसाइड हो जाएगी तो हाई वैल्यू का कंपैरिजन जो होता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ होता है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू और हाई वैल्यू में जो कम होती है, लो होती, वो हम आगे लेंगे। लो का कंपैरिजन किसके साथ होगा, एनुअल वैल्यू के साथ। इसमें जो ज़्यादा होगी वो हमारी एनुअल वैल्यू या ग्रोस एनुअल वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है। इज इट क्लियर? कितने मिनट हो गए अंदर आप? ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। अभी उसी फॉर्मूले के बेस पर हम ये प्रैक्टिकल जो है वो करेंगे। इसमें आप देखिए आपके सामने जो शीट है उसमें एक्स के पास एक घर है, एक्स ओन्स ए हाउस एट दिल्ली, फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो कंप्यूट इनकम प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। अब इसमें देखिए जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो कितनी है, 2,50,000। फेयर रेंट कितना है, 2,80,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 2,60,000। एनुअल वैल्यू कितनी है, 3 लाख। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये सारी वैल्यूज़ के बारे में बताया था। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था हाई लो हाई का। अच्छा, हाई लो हाई के कॉन्सेप्ट में क्या था, यहाँ देखिए आप, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू। इसमें हमारे पास ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो है हमारे पास 2,50,000 और हमारे पास फेयर रेंट है वो है हमारे पास 2,80,000। इन दोनों में जो हाई होगा वो हमारी सेलेक्टेड वैल्यू होगी। अब ये जो हाई वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 2,80,000। इसका हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट है 2,60,000। अब इसमें हमने लो लेना है, इन दोनों में लो कितना है, 2,60,000। अब ये जो लो वैल्यू है ये है हमारे पास 2,60,000। इसका हम कंपैरिजन करते हैं एनुअल वैल्यू के साथ, और एनुअल वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा 3 लाख, क्योंकि 25,000 अगर एक महीने का किराया है तो पूरे साल का 3 लाख ही बनता है। लेकिन इसमें हमको अभी क्या ध्यान में रखना है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अनरियलाइज्ड रेंट और एक होता है वैकेंसी पीरियड। यहाँ देखिए वैकेंसी पीरियड है 1 मंथ का और अनरियलाइज्ड रेंट भी 1 मंथ का है, दोनों ही 1-1 मंथ के हैं। तो हमने एनुअल वैल्यू में से पहले वैकेंसी पीरियड को माइनस कर देना है। 1 मंथ यानी 25,000 का वैकेंसी पीरियड है, तो ये माइनस करके हमारे पास कितना आ गया, 2,75,000। अब हाई लो और फिर से हम क्या लेंगे, हाई लेंगे। इनमें हाई कितना है, 2,75,000। और ये जो 2,75,000 इसको अब हम हाई वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एनुअल वैल्यू। लेकिन मैंने आपको समझाया है कि एनुअल वैल्यू में से हम माइनस कर देते हैं अनरियलाइज्ड रेंट को, और हमारे पास अनरियलाइज्ड रेंट भी कितना है, 25,000 का है, क्योंकि एक महीने का है। तो अनरियलाइज्ड रेंट मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास जो 2,50,000 वैल्यू आई है दैट इज़ नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसको हम आई एम सॉरी, दिस इज़ ग्रोस एनुअल वैल्यू। हमने अभी जो कैलकुलेशन की है दिस इज़ ग्रोस एनुअल वैल्यू। ओके, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था कि ग्रोस एनुअल वैल्यू में सबसे पहले हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस को। ठीक है, म्यूनिसिपल
टैक्सेस को हम माइनस करेंगे। अब देखो क्वेश्चंस में यहाँ पे देखिए म्यूनिसिपल टैक्सेस जो गिवन है वो हमारे पास हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड हाफ ऑफ बोर्न बाय टेनेंट, इसका मतलब है 25,000 के हैं ये वैल्यू हमारे पास 25,000 की। इसमें ये बताया गया है कि जो इसका 50% है वो किराएदार ने पे किया। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि टैक्सेस तभी माइनस होंगे अगर ओनर पे करेगा। तो इसका मतलब है कि ओनर ने कितने पे किए होंगे, ओनर ने पे किए होंगे 12,500। तो यहाँ से हमने माइनस कर दिया 12,500। तो इसमें जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 2,37,500। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम माइनस करते हैं इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और इसको हम कहेंगे NAV। इसका मतलब क्या होता है, नेट एनुअल वैल्यू। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दिस इज नेट एनुअल वैल्यू। ओके, आई एम गोइंग टू द पेज नंबर 2। कैलकुलेट कर लिया है हमने अभी तक नेट एनुअल वैल्यू और हमारे पास 2,37,500 नेट एनुअल वैल्यू आ चुकी है। अब बेटा इसमें हम माइनस करते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला किया था स्टैंडर्ड डिडक्शन, और मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आती है अंडर सेक्शन 24 आती है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है 30% ऑफ NAV। अगर हम 30% ऑफ NAV को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 2,37,500 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास आ गया 71,250। ओके, तो ये 71,250 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद की फिगर मैं आपको बताती हूँ क्या है। माइनस करने के बाद हमको इसमें एक और माइनस करना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। सारा एक साथ ही कर लेते हैं ना, माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। आपको याद है मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स होता है, यहाँ रहा इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक हमारे पास आ जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन और एक हमारे पास आ जाएगा प्रीवियस ईयर। तो यहाँ देखिए आप स्टेटमेंट में चेक करो, X had borrowed a sum of 20 lakh at the rate of 10% per annum from LIC Housing Limited as on 1st August 2014. The construction of the house was completed on 1st Jan 2018. अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि हम जिस डेट को हमने लोन लिया हुआ है और जिस डेट में हमारा घर कंप्लीट बन गया है, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर कौन सा था। तो अगर ये जनवरी 2018 है तो इसका इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर था 31 मार्च 2017, यही था ना। तो अब हम 1 अगस्त 2014 से कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2017 तक के पीरियड का इंटरेस्ट टोटल कितना बनता है। तो मैंने आपको इजी वे में बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, इसको 31 मार्च 2015 तक ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे 15 से 16 तक 1 साल पूरा, 16 से 17 तक 2 साल पूरे, ये 1 ईयर आ गया, ये भी 1 ईयर आ गया। और ये कितने मंथ आ रहे हैं हमारे पास, अगस्त से लेकर के मार्च तक 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, हमारे पास टोटल 8 मंथ्स आ रहे हैं, यानी 8 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा और 2 साल का यहाँ पर लगेगा। टोटल इंटरेस्ट लगेगा 2 साल 8 महीने का। तो ये इंटरेस्ट हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है टोटल, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 20 लाख का लोन है, 10% पर एनुम के हिसाब से 2 लाख 1 साल का होता है। तो 8 महीने का कितना होगा, 2 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, ये डेसिमल्स में आएगा हमारे पास।
और डेसिमल्स में टोटल हमारे पास कितना आएगा, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते तो अच्छा था। 4 लाख डिवाइडेड बाई 3, 1,33,333 इतना आ गया। ठीक है, तो 8 मंथ का इतना है, यहाँ पर ये 2 लाख का है, ये 2 लाख है, और प्लस हम इसमें कर लेंगे इतना। तो हमारे पास टोटल जो इंटरेस्ट बन गया वो कितना बना, 5,33,333। ये तो टोटल इंटरेस्ट बना है। हमने इसका कैरी फॉरवर्ड कितना करना है, ओनली 1/5, और इसका 1/5 कितना होगा, 1,33,333। तो यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेट कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, ये कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 1,33,333, और प्रीवियस ईयर का तो पूरा का पूरा आ जाएगा ना, 2 लाख पूरा आ जाएगा। तो ये जो 2,37,500 है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ हम माइनस कर देंगे, उसके बाद हमारा आएगा टैक्सेबल इनकम। तो अगर हम देखें तो ये माइनस का अमाउंट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारी वैल्यू तो कम है और ये सारा अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा टैक्सेबल इनकम नील होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू बेटा।